बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। इंपॉर्टेंट हैं डेवलपमेंट्स, 3-4 खबरें हैं बहुत ही अहम। एक तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बारे में कुछ अहम फैसले किए गए हैं, उसके बारे में आगाह करना है। और दूसरा, इलेक्शन होने हैं या नहीं होने, तमाम ऑप्शन पे बात हो रही है। और अगर इलेक्शन मुलतवी करने हैं तो उसके लिए जवाज़ क्या बनाया जाएगा और उसके लिए माहौल कैसा बनाया जाएगा। क्या ऐसा इक़दाम किया जाए कि इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन हो जाए, मुलतवी हो जाए और किसी पे मलबा भी ना गिरे और कोई जिम्मेदार भी ना ठहराया जा सके। कानून की नज़र में, आइन की नज़र में कोई इस तरह का काम किया जा रहा है, सोचा जा रहा है, क्योंकि 8 फरवरी करीब है। इलेक्शन का माहौल अभी तक नहीं बन पा रहा। सियासी जमातों ने अभी तक टिकट्स तकसीम नहीं किए, बहुत कम जुज़वी तौर पे तकसीम किए हैं टिकट। और सबसे पहले मुस्लिम लीग नवाज़ है जो कि उन्होंने तसव्वुर कर लिया है, यकीन कर लिया है कि वज़ारत उज़्मा भी उनकी होगी, ईवान सदर भी उनका होगा, वज़ारत आला पंजाब भी उनकी होगी, वज़ारत आला खैबर पख्तूनख्वा भी उनकी होगी, वज़ारत आला बलूचिस्तान भी उनकी होगी। तो उन्होंने तो सारा कुछ फैसला कर लिया है, अपनी काबीना भी बना के बैठे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने भी सिर्फ बलूचिस्तान की हद तक कुछ टिकट्स तकसीम भी किए हैं और बाकी कोई टिकट्स अभी तक तकसीम नहीं किए और उम्मीदवारों का हतमी फैसला नहीं किया। और दिन रह गए हैं, टोटल मिला के 30 दिन से भी कम रह गए। अगर आप 2 दिन उनमें से निकाल दें, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन खत्म हो जाती है 2 दिन पहले ही, तो उसके बाद मामला खत्म हो जाता है। उम्मीदवार फाइनल नहीं किए इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवारों के कागजात कहीं भी रिजेक्ट नहीं हुए, पीपल्स पार्टी के भी कहीं रिजेक्ट नहीं हुए, मौलाना फजलुर रहमान साहब के रिजेक्ट नहीं हुए। तो वो जो रिजेक्ट हुए हैं उसमें बलूचिस्तान BNP मैंगल, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ग्रुप है, अख्तर मैंगल साहब की जमात है, फहमीदा मिर्जा हैं, शेख रशीद साहब वो बहाल हो चुके हैं। इसी तरीके से GDA के लोग जो हैं उनके हुए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिजेक्ट हुए हैं। तो उनको तो मसाइल हो सकते हैं कि टिकट्स कैसे फाइनल करने हैं। मुस्लिम लीग नवाज पीपल्स पार्टी को तो फौरन ऐलान कर देना चाहिए, लेकिन बहरहाल वो पेंडिंग है। अब जो खबरें चल रही हैं, आज जो सबसे पहली खबर आई वो काफ़ी अरसे से दबा के रखी हुई थी, लेकिन आज बिल आखिर उस खबर को आउट कर दिया गया और वो है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद साहब का इस्तीफ़ा। उनके बारे में खबर आई, ज़राए से दी गई कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। और हमारे पास जो इत्तलात थी वो यही थी, क्योंकि वैसे तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो मैंने एक पोस्ट की और उसमें मेरे पास इत्तलात थी कि उनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा साहब से इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं। लेकिन जो सरकारी प्रेस रिलीज है उसमें बताया गया कि उनकी सेहत ख़राब है और वो घर पर हैं और बड़े ज़हीन हैं, बड़े मेहनती हैं और किसी किस्म की कोई मसला नहीं है। और अगर वो उनको सेहत ने इजाज़त दी तो वो ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन असल मसला ये है कि उनकी सेहत माशाल्लाह से ठीक है। असल जो खबर है वो इख्तलाफात की है, और इख्तलाफात किस नौइयत के हैं ये मेरा ख्याल है चीफ इलेक्शन कमीशन बताएं या फिर उमर हमीद साहब बताएं खुद ही। और क्योंकि ये खबर आज आ सकती है, अगर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, क्योंकि साथ ही उन्होंने कहा कि जी 2 एडिशनल सेक्रेटरीज जो हैं वो भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। अभी जो प्लान है, जो इस वक्त कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि इलेक्शन को पोस्टपोन करना है, तो इलेक्शन पोस्टपोन कैसे होंगे? उसकी वजह यह है कि इलेक्शन पोस्टपोन की तरफ क्यों सोचा जा रहा है और क्यों उस तरफ बढ़ा जा रहा है। अगर तो मामला कंट्रोल में होते और इलेक्शन के नताइज दुनिया तस्लीम कर लेती फिर तो कोई मसला नहीं था। हुआ यह है कि जो कागजात नामजदगी थे जो रिजेक्ट करवाए गए थे, तजवीज़ कुनिंदगान को उठा लिया, ताइद कुनिंदगान को उठा लिया, गिरफ्तार करवा लिया, उम्मीदवारों को उठा लिया। आपने एक तस्वीर देखी होगी कि अमजद खान न्याजी साहब, डॉक्टर शेर अहमद न्याजी के साहबजादे हैं, सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियंस हैं, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही धड़ल्ले, काबिल, ज़हीन आदमी। मियाँ वाली से वो MNA अमजद न्याजी साहब और चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दिफा खिदमात सर अंजाम देते रहे। लेकिन इस वक्त वो हॉस्पिटल में हैं। उन्होंने खुद अपने आप को पुलिस के हवाले किया था, अदलिया के सामने जाके सरेंडर किया था। 9 मई के हवाले से उन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया था कि मेरा इस तरह के किसी मामले से कोई ताल्लुक नहीं है और हम इज्जतदार लोग हैं और मुझे आपने छानबीन करनी है, छानबीन करें। लेकिन उसके बाद जो उनकी हालत ज़ार है वो काबिल दीद है और वो हॉस्पिटल में पड़े हैं और शदीद तरीन बीमार हैं और उनको ऑक्सीजन लगी हुई थी, जो तस्वीर जारी हुई, और उनकी हालत काफ़ी परेशान कुन है। तो सूरत हाल ये है कि असल मामला क्या है? असल मामला है जो कागजात नामजदगी रिजेक्ट हुए थे वो धड़ाधड़ मंजूर हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि वो रिजेक्ट ही गए थे पॉलिटिकल
बुनियादों पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन एक नेगेटिव लिस्ट फराहम कर दी गई थी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान को, और उन्होंने, क्योंकि वो असिस्टेंट कमिश्नर लेवल के सारे अफसर थे, उन्होंने जो एक नेगेटिव लिस्ट आई थी वो उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कागजात रिजेक्ट कर दिए थे। और अब चूंकि हाई कोर्ट में मामला है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है वो ऑनरेबल जजेस हैं हाई कोर्ट्स के, पांचों हाई कोर्ट्स के, तो वो जायजा ले रहे हैं और उसमें कोई नुक्ता नजर नहीं आ रहा। किसी ने चाय नहीं पी तो किसी ने बिजली का बिल नहीं दिया, किसी का साइकिल खराब था, तो इस तरह के इल्जाम आयद किए जा रहे हैं, और किसी ने बैंक स्टेटमेंट नहीं दी। तो ये मामूली नौयत के मुकदमात जिसपे तमाम के तमाम लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस के रिमार्क्स आ रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा से आ रहे हैं, कराची से आ रहे हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आ रहे हैं कि ये एक मजाक है और ये मजाक किया गया है सिवाय इसके, और वक्त ज़ाया किया जा रहा है हाई कोर्ट्स का भी और सीनियर सुपीरियर कोर्ट्स का भी। अगर ये वहीं पे जायजा ले लेते तो कागजात मुस्तरद करने की नौबत ही ना आती। लेकिन बहरहाल जो हुक्म हाकम था उसके अकॉर्डिंगली ये सारा काम किया गया। अब कागजात मंजूर हो रहे हैं, कागजात मंजूर हो गए तो टिकट्स जाहिर है पॉलिटिकल जो हैं लीडर्स, पॉलिटिकल जो लोग हैं उन्हीं को जाएंगे, और जो जो समझते हैं इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है और कैसे जाना जाता है। मियाँ सलीम इकबाल साहब लाहौर से, हमाद अदर साहब लाहौर से, उनके कागजात, शाह महमूद कुरैशी साहब का मुल्तान से रिजेक्ट हो गया और सिंध से मंजूर कर लिया गया। इस तरह के किया जा रहे हैं, डबल गेम्स खेली जा रही हैं कि एक उम्मीदवार एक हल्के में अहल है और दूसरे हल्के में वो नाअहल है। ये आप इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितना ये फ्री एंड फेयर सिलसिला चल रहा है। जबकि दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन जो है वो ये कहता है कि हमारा तो बड़ा साफ शफाफ निज़ाम है जी, हम तो बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं। बहरहाल ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है। तमाम उम्मीदवार 95% उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हो रहे हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि इसके अलावा कोई और था नहीं, और जाहिर है एक कमजोर बुनियादों पे अगर आप पेपर रिजेक्ट करेंगे तो इसका नतीजा ये निकलेगा। बहरहाल इस दौरान हुआ ये कि सेनेट से करारदाद मंजूर करवाई गई। अब आते हैं असल बात की तरफ। सेनेट से करारदाद मंजूर करवाई गई और उसमें इलेक्शन मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया गया। अब ये सेनेट की करारदाद जो है इसकी कोई आईनी कानूनी हैसियत कोई नहीं है, और ये एक बस एक करारदाद है, जैसे आप पढ़ के सुना दें और बात खत्म। ये इसको सुप्रीम कोर्ट में भी लेके जाएंगे क्योंकि वो करारदाद की कॉपी जो है वो सेनेट सेक्रेटेरिएट ने भिजवा दी है इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन उसका जायजा लेगा कल मंडे को रोज जायजा लेना उसने, और उसके बाद फिर फैसला किया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर है और वो बार बार कह रहे हैं कि पत्थर की लकीर है, इस पे कोई समझौता नहीं होगा, तो लिहाजा वो करारदाद अगर लेके जाते हैं तो उस बुनियाद पे तो इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकते। उसके बाद फिर दूसरा जवाब अगर बनाना है तो वो फिर है बदतरीन मौसम का बनाए, या फिर बदतरीन किसी आफत का बनाए खुदा न खास्ता, और या फिर अमन अमान का मसला। और अमन अमान का मसला मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से भी इतलात आ रही हैं। तो अमन अमान का मसला खराब होता है तो भी सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि आप फिर मरहलावार करवा रहे हैं इलेक्शन, और इलेक्शन पोस्टपोन नहीं होंगे और इलेक्शन का प्रोसेस शुरू करें। ये सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि आप कौमी असम्बली का करवाएं और 2 सूबे छोड़ दें जहां जहां नहीं है, जो है आप मरहलावार करवाएं, और पंजाब में करवा लें, सिंध में करवा लें, उसके बाद फिर बलूचिस्तान से करवाएं, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा से करवाएं, सिक्योरिटी एनहांस करें। सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है। ये सेनेट की करारदाद भी उस पर रुकावट नहीं बनेगी, सुप्रीम कोर्ट नहीं बनने देगी, और ये अमन अमान का मसला भी रुकावट नहीं बनने देगा। 2 बातें। तीसरा एक और तरीका जो है उस पे काम हो रहा है, कॉन्स्पिरेसी, अगेन कॉन्स्पिरेसी और सोर्सेस से खबरें। वो तरीका क्या हो सकता है? वो तरीका ये हो सकता है कि फिर एक ये है कि सेक्रेटरी जो इलेक्शन कमीशन है उमर हमीद साहब, ये उनका इस्तीफा अकेले का इस्तीफा नहीं होगा। जब वो मुस्ताफी हो जाएंगे, अगर की बात है कि अगर इलेक्शन पोस्टपोन करने हुए तो उसके लिए कौन कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, तो उनके लिए फिर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अकेले नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के इस्तीफे की बात चल रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, मैं आपको पोजीशन बता देता हूं आईनी और कानूनी। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे देते हैं और सेक्रेटरी साहब ये दे देते हैं, तो आज जो प्रेस रिलीज बता रहा है वो कहते हैं कि सेक्रेटरी साहब के जाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर चले जाते हैं तो क्या होगा? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर जाते हैं तो फौरी तौर पे ये ओहदा जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ये खाली नहीं रह सकता।
اس کو فوری طور پہ پر کیا جائے گا اور اس کے لیے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت کی ضرورت نہیں ہے قائم مقام چیف الیکشن کمشنر کے لیے۔ تو قائم مقام چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس جو ہیں وہ سینئر موسٹ جج کو، جج آف سپریم کورٹ، یا پھر کسی بھی سپریم کورٹ کے جج کو وہ نامینیٹ کر سکتے ہیں اور ریکمینڈ کر سکتے ہیں، اور وہ حتمی فیصلہ ہوگا اور وہ خود بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ چیف الیکشن کمیشن، قائم مقام چیف الیکشن کمیشنر کا تقرر اگر کوئی کرائسس پیدا ہوتا ہے تو سپریم کورٹ خود بھی کر سکتی ہے، اور کیونکہ چیف جسٹس نے ہی نام دینا ہوتا ہے تو چیف جسٹس صاحب نام دے سکتے ہیں، طارق مسعود صاحب ہو سکتے ہیں، اور اگر طارق مسعود صاحب نہیں ہوں گے تو پھر کوئی بھی سپریم کورٹ کے جج جو ہیں وہ لگائے جا سکتے ہیں۔ یہ اس طریقے سے چیف الیکشن کمشنر کے جانے کے بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب اس سے آگے کی ذرا سوچ لیتے ہیں۔ اس سے آگے کا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ڈس فنکشنل کب ہو سکتا ہے، غیر فعال کب ہو سکتا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے جب ممبرز بھی ریزائن کر دیں، ایک کر دیں، دو کر دیں، تین کر دیں۔ وہ ممبرز اگر ریزائن کر دیتے ہیں تو پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ نامکمل تصور کیا جائے گا اور وہ ڈس فنکشنل ہو سکتا ہے۔ تو اب صرف یہی صورت باقی بچی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ دو چار ممبرز اور بھی، ایک ممبر چلا جائے، دو چلے جائیں، اس کے بعد پھر الیکشن پوسٹ میں ہو سکتا ہے، کیونکہ جو خبر ہے وہ یہی ہے کہ سینٹ کی قرارداد جو ہے وہ پہنچ گئی ہے اور اس کے لیے مشاورتی اجلاس جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر صاحب نے بلانا ہے، اور زیادہ امکان یہی ہے کہ کل وہ بلا لیں گے، اور اگر یہ اجلاس بلاتے ہیں تو اس میں پھر اگلی بات جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا۔ اب میں آپ کو ذرا پڑھ دیتا ہوں جو خبر ہے۔ پہلے خبر آئی کہ انہوں نے کہا جی کہ سیکرٹری عمر حمید صاحب جو ہیں وہ گھر پہ ہیں علاج کی غرض سے، اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، لیکن ابھی تک استعفیٰ قبول نہیں کیا۔ یہ استعفیٰ چل رہا تھا اور خرابی صحت کی بنیاد پہ۔ اس پہ جب یہ خبر چل گئی تو اس کے بعد پھر جناب اگلی خبریں آنا شروع ہوئیں، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ اب پھر اس کو الیکشن کمیشن کو بولنا پڑا، اور الیکشن کمیشن کو جب بولنا پڑا تو اس میں الیکشن کمیشن نے پھر پریس ریلیز جاری کیا۔ وہ پریس ریلیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا ہے۔ اس پریس ریلیز میں یہ کہا گیا ہے کہ جی سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید ذہین محنتی افسر ہیں اور بہت عمدہ اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور ان کی طبیعت کچھ دنوں سے خراب تھی، وہ اس وقت میڈیکل ریسٹ پر ہیں۔ عمر حمید کی صحت نے اجازت دی تو وہ جلد اپنے فرائض انجام دیں گے، یعنی کہ اگر ان کی صحت نے اجازت دی تو وہ جلد اپنے فرائض انجام دیں گے۔ یہی وہ نقطہ ہے، اور جس کی وجہ سے یہ بات جو میں آپ کو کر رہا ہوں اس کی بنیاد ہے کہ ابھی سوچا جا رہا ہے، کنسیڈر کیا جا رہا ہے، اور ان کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا پھر ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ذرا ہولڈ کریں، اگر تو الیکشن پوسٹ پون ہونے ہوئے تو آپ استعفیٰ منظور نہیں کریں گے، اگر الیکشن پوسٹ پون کرنے ہیں تو پھر آپ کا استعفیٰ منظور ہو جائے گا، پھر اس کے بعد اگلے استعفے آئیں گے۔ اور آگے جا کے پریس ریلیز میں یہ بتایا جاتا ہے جی الیکشن کمیشن مکمل طور پر فعال ہے، الیکشن کمیشن کے کسی کام میں رکاوٹ یا رکھنا نہیں ہے، تعطیلات کے دنوں میں بھی الیکشن کمیشن کے دفاتر کام کر رہے ہیں، سیکرٹری کی غیر موجودگی میں دونوں اسپیشل سیکرٹری الیکشن کمیشن کا کام احسن طریقے سے چلا رہے ہیں۔ اب سیکرٹری صاحب جو ہیں وہ آلریڈی 1 سال کی انہوں نے ایکسٹینشن لی تھی، اور یہ ایکسٹینشن جو ہے وہ ختم ہوگی جولائی میں، تو اس لیے 8 جولائی کو ختم ہونی ہے ان کی ایکسٹینشن، اور مدت پوری ہو جائے گی ایکسٹینشن کی بھی، لیکن جو افسر ایکسٹینشن لیتے ہیں وہ پھر اس طریقے سے چھوڑ کے نہیں جاتے ہوتے، تو لہٰذا اس بارے میں کافی اہم نوعیت کے سوالات اٹھ رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے کیا آتا ہے، اس سارے معاملے سے نکلتا ہے۔ الیکشن ملتوی ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، اس بارے میں زیر غور ہیں چیزیں، لیکن کرنے کیسے ہیں مسئلہ یہ ہے۔ تو بہرحال ہو سکتا ہے اس دوران کچھ اور بھی چیزیں ہو جائیں۔ تو ایک عمران خان صاحب کے بارے میں جو فیصلہ ان کا میاں والی سے جو ان کے کاغذات تھے ان پہ بحث ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، تو ان کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے راولپنڈی بینچ نے۔ اب اگین وہی بات آتی ہے کہ باقی تو سارے فیصلے اناؤنس کر دیے، تو عمران خان صاحب کا فیصلہ 10 جنوری تک ملتوی کیوں کیا گیا اور اس وقت تک محفوظ کیوں کیا گیا؟ تو یہ بھی ایک پولیٹیکل
ہے ڈیولپمنٹ، تو اس پہ نظر رکھیے، ہم نے بھی رکھی ہوئی ہے، آپ بھی رکھیں، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔